हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कोर शाला। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं चैप्टर इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.1 के बारे में। आज अपन समझेंगे एक्सरसाइज 7.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्या तरीके हैं उनको करने के, और भी जो है वो क्या क्या डिफरेंट मेथड है, या फिर मैंने जो बता रखे हैं एंटी डेरिवेटिव, इंस्पेक्शन मेथड, उन सब तरीकों से आज अपन जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन में क्या एक्स्ट्रा मेथड भी लग सकते हैं, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही मजेदार सा जो है आज का लेक्चर रहने वाला है, तो ध्यान से जो है आप समझना, ठीक है। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स, आपको पता ही है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। बेटा सिर्फ और सिर्फ आपको इंस्पेक्शन मेथड से फाइंड करना है। देखो इंस्पेक्शन मेथड में क्या होता है, आपको सिर्फ जो है वो अप्रोक्सीमेशन मतलब अनुमान लगाना होता है, एक एस्टिमेशन लगाना होता है कि भाई वास्तव में अगर अपन इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। तो देखो ये कह रहा है sin 2x का जो है वो एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। अपन को पता है कि भाई sin 2x जो है वो किसका डेरिवेटिव करने पे आया था, तो cos 2x का अगर अपन करते हैं बेटा, तो cos 2x का अगर अपन करते हैं तो cos का डेरिवेटिव जो है बेटा क्या होता है, वो होता है माइनस साइन x। होता है कि नहीं होता है? ओके। और फिर 2x का बेटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ गए आप? सो cos का होता है माइनस साइन थीटा और फिर 2x था तो बेटा 2 आ गया। ये डेरिवेटिव होता है। अगर मैं इस -2 को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 डी अपॉन डी एक्स cos 2x इजिकल्स टू जो है बेटा क्या हो जाएगा, sin 2x। अगर नेक्स्ट लाइन में मैं इसको ऐसे लिख दूं, d अपॉन डी एक्स -1/2 cos 2x इजिकल्स टू sin 2x। तो बेटा जब इसका डेरिवेटिव किया था तो अपने पास जो है वो sin 2x आया था। ठीक है, जब इसका डेरिवेटिव किया था बेटा अपन ने किसका, -1/2 cos 2x, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस तो अपने पास sin 2x आया। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/2 cos 2x। एंटी डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है बेटा, एंटी डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, समझ गए आप? तो बेटा ये था अपना जो है इंस्पेक्शन मेथड। इस तरीके से जो है अपन को करना है। इंस्पेक्शन में खाली आपको जो है वो एक तरीका बताता हूं, वो ध्यान रखना है कि sin 2x का एंटी डेरिवेटिव चाहिए। मतलब sin 2x जो है किसका डेरिवेटिव करने पे आया था, क्योंकि इसका डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव तो यही बनेगा ना बेटा, समझ रहे हो? इसका एंटी डेरिवेटिव तो यही बनेगा। समझे कि नहीं समझे? तो एंटी डेरिवेटिव यहां होगा, मतलब सीधी सी बात है कि sin 2x जो वो किसका डेरिवेटिव करने पे आया होगा। तो एग्जैक्ट तो नहीं पता होता है अपन को कि किसका डेरिवेटिव करने पे आया होगा, पर इतना पता है कि sin 2x जो है वो cos 2x से तो आया होगा। सो अपन cos 2x का क्या कर देते, अपन यहीं से स्टार्ट करते थे, अपन इनवर्स प्रोसेस ले लेते। अपन क्या करते, sin 2x किससे आया, तो अपन को जो पता है कि भाई sin 2x जो है वो cos 2x से डेरिवेटिव करने से आया, भले वो माइनस आए, आगे कोफिशिएंट आए, उसको नहीं देखना। सो cos 2x का मैंने डेरिवेटिव कर दिया। इंस्पेक्शन इसी को तो बोलते हैं कि खाली आपको देख के पता लगाना। सो cos 2x का मैंने किया तो cos 2x का हो गया माइनस साइन 2x और 2x का 2 आ गया डन। ये माइनस का 2 जो था वो एक्स्ट्रा था, मैंने इसको इधर कर दिया तो -1/2 हो गया। अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो यहां पे आके मेरे को जो है एक परफेक्ट चीज ये मिलती है कि जब मैंने -1/2 cos 2x का डेरिवेटिव किया तो मेरे पास आया sin 2x। अब sin 2x को मेरे को डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव चाहिए था, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, -1/2 cos 2x। डन हो गया। अच्छे से आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसको भी जो है आपको इंस्पेक्शन मेथड से बताना है बेटा। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि cos 3x जो है वो किससे आया होगा। तो आप बताओगे कि सर ये तो है sin 3x से आया होगा। सो sin 3x का बेटा जो है वो क्या हो जाएगा, cos 3x, और आगे क्या आ जाएगा, 3 आया होगा। अब आपको तो सिर्फ cos 3x का चाहिए था, तो इस 3 को जो है आप इधर लेके आओगे बेटा। सो 1/3 d अपॉन डी एक्स साइन 3x इजिकल्स टू बेटा क्या हो जाएगा, cos 3x हो जाएगा। ओके, एंड d अपॉन डी एक्स बेटा आप इसको 1/3 साइन 3x कर दो तो ये क्या हो जाएगा, cos 3x हो जाएगा। अब आप ही मुझे बता दो कि जब 1/3 साइन 3x का मैंने किया डेरिवेटिव तो cos 3x आया। अब मुझे cos 3x का एंटी डेरिवेटिव चाहिए बेटा, तो क्या हो जाएगा, 1/3 साइन 3x। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ना, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज व्हाट, 1/3 साइन 3x। ओके,
क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो लिखा हुआ e की पावर 2x बेटा, e की पावर 2x। सो e की पावर 2x जो है बेटा, आप इसका इंस्पेक्शन से पता लगाओगे कि e की पावर 2x जो है बेटा वो आपको कैसे मिलेगा। तो आप बोलोगे कि सर e की पावर 2x जो है वो e की पावर 2x का आप कर दो, तो आपको मिल जाएगा 2e की पावर 2x। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 2 को इधर शिफ्ट कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा 1/2 डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर 2x। ओके, चलो अगर मैं 1/2 को जो है वो अंदर शिफ्ट कर देता हूं बेटा, सो आपके पास ये हो जाएगा। सो इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव बेटा क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर 2x इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर 2x। क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा। अगर बढ़िया से समझ में आ रहा है, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं बेटा और समझते क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है ax प्लस बी का होल स्क्वायर 2। अब यहां पे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, पर यहां पे अगर आपको दिक्कत हो रही है तो जो मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मेन डिफरेंस जो बताए थे आपको, 10 जो डिफरेंस बताए थे, वो अगर आपके माइंड में हो तो देखो, मैंने यहाँ पे एक बोला था कि अगर कभी भी पॉलिनोमियल्स टर्म आ जाती है बेटा, तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, तो मैं अगर ये बोलूं कि ये जो है किसका डेरिवेटिव करने या किसका डिफरेंशिएशन करने पे आया था, तो बेटा पावर 2 हो गई है, इसका सीधा सा मतलब है पावर 3 वाली का अपन ने किया होगा। क्लियर है या नहीं है? तो पावर 3 का अपन ने क्या किया होगा बेटा, डेरिवेटिव किया होगा, तभी तो अपने पास पावर 2 आएगी। तो इसका जब अपन करेंगे बेटा तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और ax का बेटा करेंगे, देखो 3 तो आगे आ गया, ax प्लस बी, अच्छा x की पावर n-1 से ही हो गया, और ax का अब जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और जो है समझते सवाल को, ये अपने पास आ गया। अब 3a को जो है वो इधर मूव कर दो बेटा, प्रोसेस सेम है। सो 1/1/3a डी अपॉन डी एक्स ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, यहां पे क्या बचेगा बेटा, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा होल क्यूब है यहाँ पे बेटा, है ना, होल क्यूब है। चलो भाई, सो नाउ डी अपॉन डी एक्स 1/3a ax प्लस बी की होल क्यूब 3 है, 3 है बेटा, तो इसको जब आप करोगे तो ये ax प्लस बी का होल स्क्वायर, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा तो ये आया डेरिवेटिव, और तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, ax प्लस बी का होल स्क्वायर है इज क्या हो जाएगा बेटा, तो वो हो जाएगा 1/3a ax प्लस बी का होल पावर क्यूब। ठीक है, समझ में आया। अब अगर आप देखो, आपको अगर लगता है कि वेरीफाई नहीं है तो आप ऐसे करके भी देख सकते हैं कि अगर आप 1/3 ले लो, आप 1/3 ले लो, ठीक है, और ax प्लस बी का होल क्यूब 3 है, इसका जब आप करने जाओगे बेटा, इसका अगर आप जब करने जाते हो तो ये देखो, सो 1/3 बाहर आ जाएगा, और इसका अगर आप डी अपॉन डी एक्स करोगे, सो 1/3 इसका करोगे तो n x टू दी पावर n-1। ओके, चलो, और फिर क्या आ जाएगा बेटा, a आ जाएगा यहाँ पे, तो a से a कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आएगा, ax प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो बस यही तो चीज़ है कि इसका जब करोगे तो ये आएगा, पर डायरेक्ट अपन जो है इतना अपन नहीं लगा पाते कि बेटा ये जो चीज़ है वो इससे आई हुई है, किससे, ये 1/3 पूरे से आई हुई है। अपन डायरेक्ट जो है वो इतना एस्टिमेशन इतना जो है वो नहीं लगा सकते कि भाई इसने तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोला है, पर इतना नहीं लगा सकते। इसीलिए अपन को इतना माइंड में रखना पड़ता है बेटा कि जब पावर 2 है तो 100% श्योर है कि भाई डेरिवेटिव जो है वो पावर 3 का हुआ होगा, क्योंकि डेरिवेटिव जो होता है डिफरेंशिएशन में जो होता है, पॉलिनोमियल की एक पावर कम हो जाती है आफ्टर डिफरेंशिएशन, बट इंटीग्रेशन में जो है पावर +1 हो जाती है। ये चीज आप ध्यान रखोगे। सो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अपन को इतना पता था कि स्क्वायर जो है वो कब आएगा, जब यहाँ पे क्यूब होगा। सो मैंने क्यूब को लेके मैंने कर दिया, तो मेरे पास जो बना उसमें से एक्स्ट्रा पार्ट मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। अब पता चल गया, अच्छा ये इसका क्या है बेटा, डेरिवेटिव है। सो ये क्या हुआ बेटा, इसका एंटी डेरिवेटिव हुआ। क्लियर,
ओके डन, समझ में आ रहा है अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इसका करने जाते हैं। तो देखो आपको एक आइडिया मिलता होगा कि ये जो है वो किससे आया होगा। तो यहां पे जो है अपन को दो टर्म्स मिल रही है, एक मिल रही है sin 2x और एक मिल रहा है 4 e की पावर 3x। तो आप इंडिविजुअली भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, आप दोनों को इंडिविजुअल ले लो। तो देखो आप, एक तो है आपके पास sin 2x, बेटा sin 2x जो है वो कब आया होगा। सो आपको पता है कि d अपॉन डी एक्स, अगर अपन ने cos 2x को अगर छेड़ा होगा सो अपने पास क्या आया होगा, sin 2x आया होगा। अच्छा cos का क्या होता है बेटा, सो cos का होता है माइनस साइन एक्स और 2x का बेटा क्या हो जाएगा, -2। अगर इसको अपन सही फॉर्म में लिखे सो d अपॉन डी एक्स -1/2 इधर आ जाएगा बेटा, cos 2x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, sin 2x। सो ओके, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव बेटा जो है वो क्या हुआ, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव जो है क्या हो गया, ओके। चलो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। sin 2x का क्या होगा ये, अच्छा 4 e की पावर 3x है बेटा। चलो भाई अपन को इतना पता है कि e की पावर 3x जो है बेटा वो कैसे आया होगा। तो देखो आपको इतना तो पता ही होगा कि भाई e की पावर 3x जो है, e की पावर अगर मैं 3x का ही करूं, सिर्फ समझना कि अगर मैं e की पावर 3x का ही करता हूं बेटा तो मेरे पास क्या आएगा, 3e की पावर 3x आएगा। इस 3 को मैं अगर इधर शिफ्ट करता हूं बेटा, सो d अपॉन डी एक्स 1/3 e की पावर 3x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/3 e की पावर 3x इधर लेके आ गया तो क्या बचेगा, e की पावर 3x। अब मुझे बताओ आप एंटी डेरिवेटिव के सेंस में मुझे बताओ इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत बढ़िया बात है, पर देखो मैंने आपको करके बताया sin 2x का ये हो गया। अच्छा इस 3x का क्या हो गया बेटा, ये हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब आपको कोई परेशानी नहीं है, आप जो है क्या कर दो, यहाँ पे वैल्यू डाल दो। चलो सो आपके पास क्या था बेटा, आपके पास ये था, आपके पास था sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x था बेटा। तो ये जो है वो किससे आया होगा, तो अब तो आपको पता चल गया होगा ना ये किससे आया होगा। सो ये आया होगा -1/2 cos 2x माइनस था, हाँ -4 e की पावर 3x था बेटा, -4 e की पावर 3x था। अच्छा यहां से पता चल गया 1/3 e की पावर 3x जो है इसका करने से जो है अपने पास ये आया, क्योंकि 4 तो बेटा पड़ा ही था अपने पास। तो e की पावर 3x जो था ये वाली चीज जो है वो कब आई होगी बेटा, तो 4 तो पड़ा ही है, कांस्टेंट पार्ट है। तो वो जो है e की पावर 3x अपॉन 3 का जब अपन ने किया होगा तो अपने पास ये पार्ट आया होगा। अगर आपको नहीं लगता है तो आप जो है वो करके देख सकते हैं। सो अच्छा पहली चीज तो ये बता देता हूं, एंटी डेरिवेटिव तो पता चल गया आपको। तो इसका एंटी डेरिवेटिव बेटा क्या हो गया, दोनों को कंबाइंड लिख दिया है ना। सो एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e की पावर 3x। चलो अगर आपको नहीं है ये तो आपका फाइनल आंसर हो गया बेटा, लिख दूं मैं यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा, ये हो गया। आप जो है वो ध्यान रख लेना है ना, आप लिख देना एक लाइन। अच्छा मैं यहाँ पे जो है वो कुछ अलग से लिख देता हूँ कि अगर आपको जैसे प्रूव करना है, जैसे इसका करने पे क्या वास्तव में ये आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव ये बोलेंगे, तो इसका करके देख लेते हैं बेटा। -1/2 कॉमन ले लिया, ओके। cos 2x का जो है, cos का क्या होता है बेटा, माइनस साइन 2x और 2 बाहर आ जाएगा, ओके। -4/3 बाहर आ गया, e की पावर 3x का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 3x का जो है वो क्या हो जाएगा, e की पावर 3x का e की पावर 3x, और 3x का क्या हो गया बेटा, 3 हो गया। देखो सॉल्व करते हैं। अच्छा ये -1/2 सिर्फ इसके लिए आया, ओके। चलो सो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा बेटा, sin 2x बचा, 3 से 3 कैंसिल, -4 e की पावर जो है वो 3x बचा। देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। सो ये जो है किसका करने पे आया होगा, इसका करने पे आया होगा। ये जो है वो इसका क्या है, एग्जैक्ट वास्तव में जो है उसका एंटी डेरिवेटिव यही है, क्योंकि इसका करने पे ये आ रहा है। क्लियर हुआ। चलो ये मैंने आपको वेरीफाई भी करवा दिया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो डियर स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, अब तक आपने इतना कुछ सीखा है, अब तो ये आने ही चाहिए। ऐसा नहीं होगा अब भी बोलो सर अब भी अपन को जो है वो समझ में नहीं आया, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने ध्यान से समझा है, ध्यान से वीडियो को देखा है, एक एक कॉन्सेप्ट बताया, ये तो क्या इससे कितने टफ सवाल आ जाए ना, वो जो है वो छुटके में हो जाएंगे। हालांकि ये जो है वो इंस्पेक्शन मेथड नहीं है, ये जो है डायरेक्ट आपको इंटीग्रल करने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले लग रहे हैं उसका यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है इंटीग्रल 4e⁻3x + 1 जो है आपको x के रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रल करना है। तो बेटा देखो करते हैं इंटीग्रल इसका। अगर अपन इसको आगे बढ़ाएं, ओके, सो इंटीग्रल के अकॉर्डिंग आप इसको जो है लीनियर प्रॉपर्टी लगाओगे बेटा, तो 4 बार आ जाएगा e⁻3x dx प्लस अगर आप इंटीग्रल करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1 dx। ओके चलो भाई, सो यहाँ पे हो गया 4। अगर e⁻3x का इंटीग्रल करोगे बेटा, e⁻3x का इंटीग्रल हो जाएगा e⁻3x अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखना, जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हो बेटा, जैसे आप देखो e⁻x का e⁻x ही होता है, बट अगर x के कोफिशिएंट में कुछ पड़ा है तो वो जो है आपको अपॉन में लिखना है। कब? जब आप इंटीग्रेशन करते हो। समझ में आया कि नहीं आया? आप कॉमन हिस्सा उसको तो बाहर ले सकते हो, पर x के कोफिशिएंट में जैसे आप जैसे ये देख लो, इधर देख लो, जैसे d/dx sin 2x करते हो बेटा, d/dx sin 2x करते हो, तो जब डेरिवेटिव इसका निकालते हो तो बेटा क्या आ जाएगा 2 cos 2x। आप 2 को जो है वो आगे लिखते हो। बट अगर आप ये का ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की जगह इंटीग्रेशन में करने जाते हो बेटा, तो इंटीग्रेशन में जो है वो चीज जो है वो प्रोडक्ट में नहीं आके आगे जो है वो अपॉन में आती है बेटा। क्या आती है? अपॉन में आती है। ये क्यों हुआ? क्योंकि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में अपन ने जो है वो देख लिया, वो चीज जो है वो अपॉन में आ जाती है। जो भी कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है बेटा? अपॉन में आ जाता है। चलो बेटा समझते हैं। सो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? तो इंटीग्रल जो हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा 4e⁻3x अपॉन के 3 प्लस 1 का क्या हो जाएगा बेटा? 1 का हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने क्या बोला था, x का डेरिवेटिव क्या होता है? x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 का क्या हो जाएगा x प्लस में बेटा एक c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना बहुत जरूरी है। सो ओवरऑल फाइनली अगर आप इसको सही लिखो, सो 4/3 e⁻3x प्लस x प्लस c, ये जो है आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया बेटा? आप ये मत सोच लेना सर कैसे लिखा, देखो मैं बता देता हूं। देखो इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ? एंटी डेरिवेटिव। अगर आप e⁻3x का एंटी डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको इतना तो पता ही है ना कि e⁻3x का किया होगा तभी तो जो है वो ये चीज आई होगी। 1/3 जो है वो किधर आ जाएगा बेटा? तो आप इतना तो बोलोगे गुरुजी 1/3 यहाँ पे आ जाएगा। डन। अब बताओ इसका एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल क्या हुआ? 1/3 हुआ कि नहीं हुआ? अपॉन में 3 आया कि नहीं आया? तो वही तो चीज यहाँ पे बोल रहा हूँ कि x का जो कोफिशिएंट होता है उसको अपॉन में ले लो, बात खत्म, इतना सोचना नहीं पड़ेगा। अच्छा अब जब मैंने बता लिया तो अब तो सोचना ही मत, अब है ना? क्लियर हुआ? समझ गए कॉन्सेप्ट को? चलो सो क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो आपका कंप्लीट हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है इंटीग्रल x² ब्रैकेट 1 - 1/x²। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो है आपको जो है देखना है क्या वास्तव में इस फॉर्म में जो है इसका हो सकता है। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप टर्म को जो है वो सेपरेट कर लो, अलग अलग कर लो। अगर मैं x² का अंदर मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, तो मेरे पास देखो क्या आ जाएगा x² इससे, और यहाँ पे आ जाएगा x² अपॉन x², क्या हो जाएगा -1, x² -1 हो गया। अगर अब मैं सेपरेट करूं बेटा तो ये हो जाएगा x² dx माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1 dx। क्लियर है? x² dx माइनस 1 dx। क्लियर हुआ? ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा x² का बेटा क्या हो जाएगा? तो आपको पता है ना क्या कि x⁴n dx का इंटीग्रेशन बेटा जो है वो क्या होता है x⁴n+1 अपॉन के n+1 होता है। क्लियर है? ओके सो इसको अकॉर्डिंग अगर अपन आगे बढ़ेंगे, सो x³ अपॉन 3 हो जाएगा, -1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, एंड प्लस में c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बेटा, इसका आप ध्यान रखोगे, ये लिखना मत भूल जाना, है ना? तुझे नहीं बोलेंगे सनम, इसको लिखना नहीं भूलना है आपको। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको आपको बताना होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। इंटीग्रल ax² + bx + c। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो जब अपन यहाँ पे प्रॉपर्टी 3 लगाएंगे बेटा, ठीक है ना, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है तो प्रॉपर्टी 3 लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा a बार आ गया, क्या हो जाएगा x² dx। अगर आपको नहीं समझ आया तो ऐसे लिख लो, आप सबसे पहले सेपरेट कर दो इसको, ax² dx प्लस bx dx प्लस c dx। ओके अब देखो
ए बी सी जो है यहाँ पे कांस्टेंट है बेटा, तो इसको आप बार ले लो। सो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी बार ले लो तो आपके पास हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस सी बार ले लो तो यहाँ पे बेटा क्या बच जाएगा, प्रोडक्ट में 1 था 1 बच जाएगा। ए हो गया, ए हो गया, एक्स स्क्वायर का बेटा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि एक्स की पावर एन प्लस 1 मतलब 3 अपॉन एन प्लस 1, 3 हो गया। प्लस बी, इसका क्या हो जाएगा, 1 है पावर तो एन प्लस 1, 1 प्लस 1 मतलब 2 अपॉन में क्या हो गया 2। ओके, प्लस सी तो आई है, 1 का क्या हो जाएगा बेटा एक्स हो जाएगा। डन यहाँ तक। एंड सी अगर आपके पास पहले से आ रखा है बट यहाँ पे कैपिटल सी है बेटा, क्या है कैपिटल सी, या फिर C1 दे दो, जो आपकी इच्छा हो लिख दो। मैंने आपको बता दिया, आपको यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखना है तो इसका इंटीग्रल बेटा सिंपल सा हो गया अपने पास, फाइनल आंसर आ गया। आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, पर यही यहाँ तक ठीक है, ज़्यादा इसको ऊंचा नहीं चढ़ाएंगे, नहीं तो फिर हमें ही परेशान होता है ना। घर में कोई छोटा बच्चा होता है उसको अपन ज़्यादा लाड प्यार से मतलब खिला देते हैं, तो फिर एक समय पे वो अपने ऊपर ही हावी हो जाता है कि नहीं मुझे तो, मैं ये करूँगा तो मुझे ये चीज़ लाके देंगे ही देंगे घर वाले, तो वो चीज़ यहाँ पे ही है। तो ज़्यादा नहीं करेंगे, यहीं तक रखेंगे, नहीं तो आगे ये हावी हो जाएगा कि अब तो हमको करो ही करो सॉल्व। चलो बढ़िया से समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव होते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कह रहा है, इंटीग्रल 2x स्क्वायर, इंटीग्रल 2x स्क्वायर और e की पावर बेटा जो है वो 3x है। क्या है, 3x है। क्लियर है, चलो इसको अगर अपन आगे बढ़ाए तो देखो क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल e की पावर 3x dx। डन, 2x स्क्वायर dx प्लस e की पावर 3x dx। अच्छा, 2 को आप बाहर ले लो, अब आपके पास क्या बचा, x स्क्वायर dx बचा बेटा, प्लस यहाँ पे अपने पास कुछ नहीं है, सिर्फ e की पावर 3x है, तो चलो इसको कर दो। 2 बार ले लिया, इसका क्या हो जाएगा बेटा, एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा। डन, e की पावर 3x है बेटा, तो e की पावर 3x अपॉन 3 हो जाएगा। ओके, और प्लस में आप क्या लिखोगे बेटा, c लिखोगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, आप चाहो तो अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बट यही आपका जो है वो फाइनल आंसर है। ओके, क्लियर हुआ, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कह रहा है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। बढ़िया सा क्वेश्चन है, शानदार सा। यहाँ पे ये होल स्क्वायर है बेटा। ओके, क्या है, होल स्क्वायर है। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है बेटा कि रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर है, इसका इंटीग्रल करना है। तो देखो करते हैं। सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि होल स्क्वायर है तो आप इसको जो है वो ब्रैकेट को ओपन कर लो बेटा। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद क्या होगा, इसमें से कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने का मतलब ये एक्स और रूट एक्स जो है वो साथ में हट जाएगा। देखो ओवरऑल देखो क्या होता है, अगर आप ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से खोलो बेटा, ए स्क्वायर ओके माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी तरीके से ओपन होगा। ये अगर आप करोगे तो रूट एक्स का स्क्वायर बेटा क्या होता है, एक्स होता है खाली, माइनस इससे ये कैंसिल हो गया तो 2 बचा। और यहां पे अगर आप देखोगे तो 1 अपॉन एक्स और ये क्या हो गया बेटा, dx हो गया। अब अपन सेपरेट करेंगे बेटा, सो ये क्या हो जाएगा x dx, इसका जो बेटा 2 तो बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 1 dx बचेगा, प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स dx बचेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आगे क्या है। x का आप इंटीग्रल करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा कि नहीं होगा बेटा, माइनस 2 बार ले लिया, 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा 1 अपॉन एक्स है। 1 अपॉन एक्स किसका होता है भाई, किसका होता है, जल्दी से बताओ। 1 अपॉन एक्स बेटा होता है लॉग मॉड एक्स या लॉग एक्स बोल दो। और प्लस में c जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बेटा। क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अपन ने किस किस फॉर्मूले का यूज किया है बेटा, मेंशन करना बहुत जरूरी है। सो x की पावर n का dx के रेस्पेक्ट में बेटा, x की पावर n का x के रेस्पेक्ट में बेटा इंटीग्रल जो होता है वो x की पावर n प्लस 1 x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 एंड सेकेंड अपन ने लिया है फॉर्मूला यूज 1 अपॉन एक्स, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स dx जो है बेटा किसका होता है, लॉग मॉड x, प्लस आप c लगाते जाना अपने हिसाब से। ठीक है,
तो इसका अगर आप करोगे तो जैसे मान लो आपके पास इंडिविजुअली C1 आ गया, C2 आ गया, C3, तो प्लस में अपन क्या करते हैं, देखो हर एक का इंटीग्रल करते हैं तो हर एक आपको क्या देता है, प्लस C देता है। ये अपन ने अच्छे से पढ़ा है कि आप किसी का भी इंटीग्रल करोगे बेटा तो आपको जो है वो पास में प्लस C तो मिलेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेगा। सो यहाँ पे 3 इंटीग्रल हो रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो फर्स्ट का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 मानो, सेकंड का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C2 मानो एंड थर्ड का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C3 मानो। सो इन तीनों को मिला के ही मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ बेटा, C लिखता हूँ। ये भी चीजें आप ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि यही डीपली नॉलेज है बेटा, इसी को आपको लेना है। सो मैं ऐसा नहीं हो कि खाली एक इंटीग्रल का एक अकेला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता, तो यहाँ पे जो है वो 3 इंटीग्रल हो रखे, देयर आर 3 इंटीग्रल्स, तो मैंने तीनों को कंबाइंड करके जो है वो C आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखा। आप नीचे लिख सकते हो वेयर C आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और ज्यादा बढ़िया लगेगा आपका, है ना, कि भाई संस्कारी लड़के हैं जो इतनी इज्जत दे रहे हैं इसको। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बढ़िया सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा है सरल ही, बट लगता है कि भाई ये तो आना ही चाहिए बच्चे को। चलो भाई समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 11, ओके सॉरी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो इंटीग्रल करना बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि सेपरेट कर लो। जैसे आप सेपरेट करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, x³ प्लस एलसीएम फॉर्म बोल सकते हैं -4/x, ये हो गया dx, ओके। चलो सो x³ है तो आपके पास बेटा क्या बचेगा, x² बचेगा। यहाँ पे देखो ये मैं कैंसिल कर रहा हूं तो स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ कैंसिल किया तो बेटा क्या बचेगा, 5x बचेगा, ओके। और यहाँ माइनस ये 1/x बच गया, 4 तो है ही है, और ये dx बच गया बेटा। सेपरेट कर दिया बेटा, प्रॉपर्टी थर्ड लगा दी मैंने। सो x² dx आप लिख सकते हो यूजिंग प्रॉपर्टी 3। हालांकि इतनी कोई परेशानी नहीं है, टीचर जो है वो समझता है, बट जब फॉर्मूले अगर आप करो तो इसको जो है वो आप जरूर लिख देना, क्योंकि बिना फॉर्मूलों के जो है वो ये नहीं होगा, आपको जो है फॉर्मूला जरूर पास में मेंशन करना पड़ेगा। तो इस चीज को जो है वो आप समझना। सो अभी तक आप यहाँ पे जो है समझ चुके होंगे, तो आप प्रॉपर्टी थर्ड का जो है वो यूज कर रहे हैं बेटा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रल x² dx प्लस 5 जो है वो आपने क्या कर लिया बेटा, कॉमन ले लिया। सो ये x dx हो गया एंड -4 आपने कॉमन ले लिया, इंटीग्रल 1/x dx। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन इसका इंटीग्रल करेंगे तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका यूज करते हैं बेटा, x² dx है, सो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x³/3 हो जाएगा, प्लस 5 यहाँ पे कॉमन आ गया, x का बेटा क्या हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा। क्लियर, ओके। -4, अच्छा इंटीग्रेशन 1/x dx, तो 1/x बेटा जो है वो किसका होता है बेटा, 1/x जो है log mod x लिख दिया, और प्लस में मैंने c लिख दिया, और जो फॉर्मूले आपने यूज किए उसको पास में आप मेंशन जरूर कर देना। इंटीग्रल x⁴n dx इज इक्वल्स टू x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c कर दिया। एंड सेकंड जो है आपने यूज किया कौन सा फॉर्मूला बेटा, 1/x dx इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, log mod x प्लस c लिखोगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। आगे बढ़े बेटा, चलो क्लियर है। तो देखो क्या किया था मैंने इस क्वेश्चन में, मैंने सबसे पहले जो है इनको सेपरेट कर दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना बेटा, आप इसको क्या करोगे, नहीं तो क्या करोगे, आपके पास भाई डिफरेंशिएशन में तो मेरे पास u/v, u.v ये सारे थे। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, तो अपॉन में आया तो दिमाग में ये नोट करना बेटा, इंटीग्रल यही चीज है कि कौन सा गेम आप खेलोगे सही वक्त पे और वो खेल जाएगा, वो वाली चीज है। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही दिखने में हो जाए, बस थोड़ा बहुत तो कुछ करना ही पड़ेगा उसमें स्टार्टिंग में, ये मैं कह रहा हूं आपको ध्यान रखना इस चीज को। सो आप जो है ये अभी तक जो सवाल बताए ऐसे मत समझो कि 7.1 है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आगे की सारी एक्सरसाइज में इन्हीं का यूज होगा पूरा का पूरा, कि भाई इस स्टेप को अपन ने इन क्वेश्चन में यूज किया था, तो वहां पे जो है वो, यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बन गया, पर वहां पे ये पर्टिकुलर एक स्टेप बनेगा, समझे मेरी बात को। तो ये चीजें आगे काम में पूरी पूरी आने वाले, इसलिए इतना इजी मत ले लेना। इस 7.1 है तो चलो कोई बात नहीं, हमको आती है, वो चीज मैं नहीं कर रहा हूं। ये सारे जो है आपको तरीके सिखाए जा रहे हैं। अभी आप जो है वो तरीके जो है, क्या पर्टिकुलर तरीके हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, वो स्टार्टिंग के तरीके सीख रहे हो कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन आता है मेरे पास पॉलिनोमियल के फॉर्म में, तो मैं जो है इनको क्या करता हूँ, एलसीएम फॉर्म में लिख देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ बेटा, और करने पे जो कैंसिल हो गया, ठीक है, फिर जो मेरे पास बचा उसको मैंने कर दिया, और बाद में मेरे पास जो आया x² का क्या है, x³/3 आ गया, x का x²/2 आ गया, और 1/x जो है बेटा क्या होता है, log x होता है। चलो हो गया स्टैंडर्ड, और प्लस में मैंने c लिख दिया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इनको इज्जत दे दी, और ये पूरा क्या आता है बेटा, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। चलो आगे बढ़े बेटा। नाउ
विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या कह रहा है, सो क्वेश्चन नंबर 12 एज इट इज वैसा ही है 11th बट अपॉन में रूट एक्स है बेटा। सो रूट एक्स है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी आपके लिए। समझते हैं क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो जैसे मैंने क्या किया था, सेपरेट कर लिया था, वैसे ही आप क्या कर लो बेटा, सेपरेट कर लो। तो एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स, 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स, और ये क्या हो गया बेटा, dx हो गया। आगे बढ़ाते हैं बेटा। ये रूट एक्स का मीनिंग क्या होता है, पावर 1/2। तो जब अब अगर आप इसको कैंसिल करने जाओगे तो क्या होगा, 3 - 1/2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। प्लस 3x तो है ही ऊपर, तो 1 - 1/2 हो जाएगा, ओके। प्लस 4, ये जो है पावर क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। देखो पावर 1/2 था, ये ऊपर जाने पे क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, और ये आपका dx, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 अगर अपन लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे बेटा। सो x 3 - 1/2 देखो कितना हो जाए, 3 × 2 = 6, ये कितना हो गया 5/2 dx प्लस 3 मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया, ओके। अब आप समझ रहे हो ना। सो x की पावर यहाँ पे क्या बचेगा, पावर 1/2 बचेगा एंड dx बचेगा। x की पावर यहाँ पे क्या बचेगा, 1 - 1/2, सो ये हो गया 1/2 और dx बचेगा प्लस 4। यहाँ पे अगर आप करने जाओगे बेटा तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2 अपॉन, अच्छा ये तो मैं फॉर्मूला लगाने के बाद कर दूंगा, अभी मैं इसको लिख देता हूँ, -1/2 dx बचेगा बेटा। अभी मैंने क्या किया, सेपरेट किया। यहाँ पे पावर 5/2 आ जाएगी कैलकुलेशन के बाद, यहाँ पे पावर जो है वो 1/2 आ जाएगी, ओके। ये -1/2 है तो ठीक है, 4 मैंने बाहर ले लिया। समझ गए इस क्वेश्चन को? अच्छा अब समझ गए हो तो अब तो करने पे लग जाओ फटाफट से। अच्छा इसके अकॉर्डिंग अगर अपन करें फॉर्मूला, अगर अपन यूज करें बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है वो क्या कहता है, देखो फॉर्मूले आप लिखते जाना तभी आपको जो है वो याद होंगे। ये तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो आप कुछ भी रट लो आपको कभी याद नहीं होंगे, बट बार बार लिखोगे तो आपके माइंड में रह जाएंगे। सो एक्स की पावर n+1 अपॉन के क्या होता है बेटा, n+1 प्लस c होता है, एंड बस ये एक ही फॉर्मूला काम में आ रहा है तो एंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, ओके। सो क्या हो जाएगा, x की पावर यहाँ पे हो जाएगा 5/2 + 1 अपॉन के 5/2 + 1 प्लस 3। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस 4। यहाँ पे x की पावर जो है वो क्या हो जाएगा, -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, ठीक है। और प्लस में बेटा सभी का मिला के मैंने क्या लिख दिया, c लिख दिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बेटा। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7/2। जब ये इसको सही से मैनेज करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। देख लो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 5 7/2, क्या हो गया 2/7, और x की पावर जो है बेटा क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते बेटा, 1/2 और ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 तो पड़ा ऑलरेडी, तो ये 3/2 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2/3, और x की पावर बेटा क्या हो जाएगा 3/2 प्लस ये 1 प्लस का और ये हाफ माइनस का, तो बचेगा क्या बेटा, ये 4 तो पड़ा ही है, तो नीचे जो है प्लस का हाफ बचेगा, सो उसके अकॉर्डिंग ऊपर 2 आ जाएगा अगर अपन इस तरीके से करेंगे तो। और x की पावर बेटा क्या बचेगी, हाफ एंड प्लस का c आ जाएगा यहाँ पे, ओके। बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है आपको। सो 2/7 x टू द पावर 7/2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस 2x टू द पावर 3/2 प्लस 8 x टू द पावर जो है वो हाफ या फिर √x भी इसको लिख सकते हैं, एंड प्लस में जो है वो आपने c लिख दिया, वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्लियर हुआ? तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था बेटा। क्या किया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो है कैलकुलेशन का पार्ट इसलिए बढ़ चुका था क्योंकि यहाँ पे जो था बेटा √x आ गया था, और √x को अपन ने जो है वो पहले एलसीएम फॉर्म में लिखा। एलसीएम फॉर्म का मतलब है सेपरेट कर लेना, तो मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया सबको। सेपरेट करने के बाद √x मींस पावर 1/2, एंड पावर 1/2 लेते हुए इसको कैलकुलेशन कर दिया, और कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास सिंपली x टू द पावर n dx का इंटीग्रल बन जाता है, जिसका आपने इंटीग्रल कर दिया x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। इसके अकॉर्डिंग मैंने किया और कैलकुलेशन कर दिया बेटा, तो मेरे पास जो है वो ये फाइनल जो आपका आंसर था वो मेरे पास आ गया। चलो समझ में आ गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बेटा बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कह रहा है कि इंटीग्रल x³ + x² + x -1 अपॉन x -1, ठीक है। चलो तो बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इंटीग्रल x³ + x² + x -1 अपॉन x -1 dx
लाजवाब सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा, ठीक है। लाजवाब कैसे? क्योंकि यही क्वेश्चन जो है आपको तरीके सिखा रहे हैं नए नए, तो समझते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन जो है वो एक्स माइनस वन। अगर बेटा आप जो है यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले यहाँ से, तो देखो आपके पास क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस वन बचेगा बेटा। क्या बचेगा? एक्स प्लस वन। एंड बेटा यहाँ पे जो है माइनस कर देना आप, ठीक है। आप यहाँ पे जो है वो माइनस कर देना। क्या करोगे? माइनस, ठीक है। सो ये आपके पास बेटा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। चलो अब समझते हैं क्वेश्चन को। तो देखो बेटा यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हो तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स माइनस वन बचेगा, प्लस यहाँ से अगर आप वन कॉमन लेते हो तो आपके पास ऑलरेडी एक्स माइनस वन है, और अपॉन में आपके पास एक्स माइनस वन है ही। अगर आप इसको सेपरेट करें एलसीएम फॉर्म में, सो देखो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, प्लस अगर आप यहां पे सेपरेट करेंगे तो आपके पास जो है बेटा ये हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा dx। इससे ये कैंसिल हो गया और इससे जो है ये कैंसिल हो गया। सो आपके पास बेटा क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पे तो ओवरऑल, प्लस यहाँ पे बेटा क्या बचा, वन बचा, और ये क्या हो गया बेटा, dx हो गया। सो क्वेश्चन आपका था एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। मैंने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस वन बच गया, और यहाँ से वन ले लिया तो एक्स माइनस वन बच गया। सेपरेट कर लिया तो मेरे पास फाइनली क्या बचा बेटा, मेरे पास फाइनली बचा एक्स स्क्वायर, अरे एक मिनट, मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे बेटा, प्रॉपर्टी लगा के क्या करते हैं बेटा, सेपरेट कर देते हैं, एंड वन डी एक्स। क्लियर है? चलो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री, प्लस वन का क्या हो जाएगा एक्स, और ये सी आपका क्या हो गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया। सिंपल सी बात है, क्या ज्यादा तो परेशान होना ही नहीं है आपको इसमें। आगे बढ़े। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बेटा इंटीग्रल वन माइनस एक्स जो है ब्रैकेट में, इसके बाद रूट एक्स डी एक्स है बेटा। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है इस क्वेश्चन में, मैं कह रहा था कि ये जो रूट एक्स है इसका आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर दो बेटा। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हो जाएगा रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। चलो सो रूट एक्स है, इसको आप जो है पावर वन बाई टू लिख सकते हैं, माइनस ये पावर वन और वन बाई टू है, मिला के बेटा क्या हो गया, थ्री बाई टू हो गया, और ये डी एक्स है। सेपरेट कर लो बेटा, तो ये हो गया एक्स की पावर वन बाई टू डी एक्स माइनस एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू डी एक्स। समझ गए? चलो बेटा ये होने के बाद आप जो है आगे देखो, ये x की पावर जो है वो वन बाई टू अपॉन डी एक्स है, तो इसको जब करेंगे x की पावर n प्लस वन से, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन हो जाएगा बेटा, और इसका आप करोगे माइनस पावर थ्री बाई टू है, सो x टू दी पावर जो है वो बेटा थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन, और प्लस में बेटा क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ओके चलो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, x टू दी पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू माइनस एक्स टू दी पावर यहाँ पे कितना हो गया बेटा, फाइव बाई टू अपॉन फाइव बाई टू, प्लस क्या हो गया बेटा, c हो गया। सो ये थ्री बाई टू है, इसको आप करोगे तो कितना हो गया बेटा, टू बाई थ्री एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू, और ये हो गया टू बाई फाइव एक्स टू दी पावर जो है वो फाइव बाई टू, और प्लस का क्या हो गया बेटा, c हो गया। किसका यूज किया है, तो यूज जो आपने किया है वो किया है इस वाले फॉर्मूले का, क्या होता है एक्स टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, प्लस में बेटा क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। समझ में आया? मेरे हिसाब से अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और अगर हो भी रही है तो आप मुझे बता सकते हो सर कि हमें यहाँ परेशानी हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा कैलकुलेशन का आप थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि सीखने के बाद ना अपन जो है वो हवा में उड़ने लगते हैं, और वो जब हवा में उड़ते हैं ना तो उसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखोगे, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट ही ऐसा है कि फटाफट के चक्कर में हो जाता है। ह्यूमन मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, पर मैं ये बता रहा हूं कि आप थोड़ा इसका विशेष ध्यान रखें एग्जाम में। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एज इट इट वैसा ही है, बट यहाँ पे जो है पावर कुछ और आ रखी है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 जो है स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसको जो है पावर वन बाई टू लिख दो एक पल के लिए, तो ये जो है आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा। ओके
अब आप मल्टीप्लाई करते हो बेटा तो ये पावर 1/2 क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो x टू द पावर क्या हो जाएगा 2 + 1/2 होगा, प्लस यहाँ पे x और x की पावर बेटा क्या हो जाएगा 1 + 1/2 हो जाएगा, प्लस ये 3 है x टू द पावर जो है 1/2 और ये बेटा क्या है dx। चलो बेटा इसको सही फॉर्म में लिख दो। सो 3 ये कितना हो गया 2 2 जा 4 एक 5/2 हो गया बेटा, क्या हो गया 5/2 हो गया। चलो प्लस 2 ये कितना हो गया बेटा 3/2 हो गया, प्लस 3 x टू द पावर जो है 1/2 और ये क्या हो गया बेटा dx हो गया। आगे बढ़ता है इंटीग्रल, आप इसको क्या करो बेटा सेपरेट कर लो, 3 बार आ जाएगा x टू द पावर 5/2 dx प्लस 2 जो है वो बाहर आ जाएगा x टू द पावर 3/2 dx प्लस 3 जो है वो बाहर आ जाएगा x टू द पावर 1/2 dx। ओके, अब आप इंटीग्रल करोगे बेटा तो फॉर्मूला जो यूज करोगे सबसे पहले उसको मेंशन करना बहुत जरूरी है। आपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है x टू द पावर n dx इजिकल्स टू बेटा जो है वो क्या हो जाएगा x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस में क्या आ जाएगा बेटा c आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3 जो बाहर आ गया x टू द पावर जो है वो क्या हो जाएगा n+1 अपॉन n+1 प्लस 2 बार आ गया x टू द पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 प्लस 3 यहाँ पे हो गया x टू द पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस में क्या हो गया बेटा c हो गया। समझ गए? चलो सो ये 3 तो हो गया यहाँ पे, ये 5/2 + 1 बेटा कितना होता है 7/2 होता है। सो ये 2/7 हो गया और यहाँ पे x टू द पावर जो है बेटा कितना हो गया 7/2 प्लस ये जो है वो कितना हो गया बेटा 5/2 हो गया। सो 2 ऑलरेडी पड़ा है और ये 5/2 जो है वो 2/5 लिख दो उसको और यहाँ पे जो है वो 5/2 लिख दिया, प्लस 3 ऑलरेडी पड़ा है, ये 3/2 हो गया तो इसको मैं 2/3 लिख सकता हूँ और x की पावर यहाँ पे कितना हो गया बेटा 3/2 प्लस जो है मैंने c लिख दिया। कैलकुलेशन कर दो तो 3 2 जा 6/7 x टू द पावर 7/2 प्लस 2 2 जा 4/5 x टू द पावर 5/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया 2x टू द पावर 3/2 एंड प्लस का क्या आ गया बेटा c और यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। सो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट था इस क्वेश्चन में, देख लो धीरे धीरे आपके जो है वो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आने शुरू हो चुके हैं। ये तरीका है बेटा क्वेश्चंस को करने का। देख लो क्वेश्चन जो है मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। क्वेश्चन ये था अपना प्यारा सा सुंदर सा कि √x ब्रैकेट 3x² + 2x + 3 का x के रेस्पेक्ट में करना था बेटा। तो देखो मैंने क्या किया √x को जो है सबसे पहले पावर 1/2 लिया और इनकी पावर तो थी मेरे पास, मैंने 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो जाएगा पावर ऐड हो जाती है, आपको पता ही है। तो 2 + 1/2 कितना हो गया 2 2 जा 4 और एक 5/2 हो गया। चलो यहाँ पे कितना हो गया 3/2 हो गया एंड यहाँ पे जो है वो जो थी वही थी। अब मैंने इसको क्या कर दिया बेटा सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के बाद कांस्टेंट बाहर आ गए मेरे और जो है x टू द पावर n dx = x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 + c का जो फॉर्मूला था उसको मैंने अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो आया उसको मैंने कैलकुलेशन कर दिया। सिंपल सा था, यही कॉन्सेप्ट है अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें। आगे बढ़े, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या कह रहा है 16 ये कह रहा है कि 2x - 3 cos x प्लस e की पावर बेटा x है यहाँ पे चलो ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है तो देखो सेपरेट कर देते बेटा पहले तो। सो सेपरेट करेंगे तो 2 बार आ जाएगा, क्या हो जाएगा x dx माइनस 3 बार आ जाएगा इंटीग्रल क्या हो जाएगा cos x dx प्लस इंटीग्रल e की पावर x dx। चलो 2 अभी तक जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपने पास जो है वो नहीं आया था, अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आने शुरू हुए। x का बेटा जो है वो क्या हो जाएगा x² / 2 हो जाएगा माइनस 3 cos x का इंटीग्रल क्या होता है बेटा cos x का इंटीग्रल होता है sin x, जबकि डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है ना, तो ये समझना क्योंकि साइन का करते तो कॉस आता है बेटा डिफरेंशिएशन, तो कॉस का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा साइन एक्स होगा प्लस e की पावर x का e की पावर x हो गया और प्लस में बेटा क्या हो गया c आ गया आपके पास। 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो गया। सो आपके पास आया x² - 3 साइन x प्लस e की पावर x प्लस c। सिंपल सा क्वेश्चन था।
अच्छे से समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े बेटा, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो एज इट इज वैसा ही है। चलो करते हैं, इसको सेपरेट कर देते बेटा। 2 बार आ जाएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx माइनस 3 इंटीग्रल साइन एक्स dx प्लस 5 इंटीग्रल रूट एक्स dx। चलो हो गया। अच्छा, इस रूट एक्स को मैं कह रहा हूं पावर 1/2 लिख दो यहीं पे, ताकि एक स्टेप जो है वो कम चलना पड़ेगा। ओके, अब देखो 2 तो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का बेटा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का बेटा क्या हो गया, एक्स क्यूब बाई 3। चलो मैं यहां पे देख रहा था, मैंने कहा कि ऐसे तो नहीं है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख के सॉल्व कर दिया, पर ऐसा नहीं था। चलो सो एक्स स्क्वायर का बेटा क्या हो गया, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3 साइन एक्स। अच्छा, साइन का इंटीग्रल बेटा जो है वो क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है बेटा। क्या होता है, माइनस कोस एक्स प्लस 5, इसका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन के n प्लस 1 और प्लस में ये आ गया c। सो क्या हो गया अपने पास 2/3 एक्स क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 cos x हो जाएगा बेटा, एंड 3 cos x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अब प्लस, ये 5 है यहाँ पे, ये ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा। तो 2 जब ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10/3, और ये हो जाएगा x टू दी पावर 3/2 बेटा प्लस c, है ना। अब मैंने भी स्पीड पकड़ी है, सो कैलकुलेशन जो है मैं करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो यही एक होता है बेटा प्रोसेस के, जब आप सीख जाते हो उसके बाद आप अगर करते भी हो ना कैलकुलेशन वही की वही, तो कोई परेशानी भी नहीं है। पर समझ गए बिना सीखे कुछ भी उड़ा देते हो कि भाई फॉर्मूले पढ़ लिए, अब चलते हैं क्वेश्चन करने की तरफ, तो फिर वो चीज नहीं है बेटा। ये जो एक्सरसाइज 7.1 है, ये बेसिकली आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो आगे आने वाले हैं, वो क्वेश्चंस को कैसे करना और किस तरीके से यूज करना और स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, वो ये एक्सरसाइज पूरा बता रही है। तो आप इसको जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे। समझ में आया? अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप जो है वो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। चलो, तो 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 10/3, 10 कहां से आया बेटा, तो यहाँ पे 3/2 था, तो 3/2 था तो 2 जो है वो ऊपर चला गया, तो 10/3 हो गया प्लस c आ गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बेटा बात करते हैं। 18 जो है वो क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसको करने से पहले जो है आप क्या कर लो बेटा, आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा एग्जाम्पल भी करवाया था मैंने, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, सेक एक्स tan x। ओके, और ये आपका क्या हो गया बेटा, dx हो गया। चलो प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा के सेपरेट कर दो इसको। प्रॉपर्टी 3 क्या है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी 3, वैसे तो पढ़ा दिया है पर नहीं पता। प्रॉपर्टी 3 है, क्या करो, जैसे डेरिवेटिव का अलजेब्रा लगा के आप सेपरेट नहीं करते थे कि a प्लस बी है, तो a का अलग कर दिया, b का अलग कर दिया, वैसे वैसे वो भी है, अलग अलग कर दो। सो क्या हो गया बेटा, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इसका क्या हो जाएगा बेटा, सेक एक्स tan x dx। ओके, अच्छा सेक स्क्वायर एक्स का बेटा डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, वो होता है tan x, क्योंकि tan x का जो है, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल बेटा जो है वो क्या होता है, tan x होता है, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव जो है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। समझ में आया? चलो, अगर डेरिवेटिव याद है तो भी ये बहुत कुछ आप कर सकते हो। अच्छा, सेक एक्स tan x किसका आता था डेरिवेटिव, तो आप कहते थे सर सेक का करते तो सेक एक्स tan x आता था, तो सेक एक्स tan x जो है वो किसका इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल हुआ सेक एक्स। बस ये हो गया, समझ गए? तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं कि जो भी आप करो पास में मेंशन जरूर कर देना, है ना, कि आपने जो है किसका यूज किया है। तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी, और एक आपने यूज किया है बेटा सेक एक्स tan x। सो सेक एक्स tan x को अगर आप करते हो बेटा तो ये क्या आ जाता है, सेक एक्स प्लस सी आता है, क्योंकि सेक एक्स का जो है डेरिवेटिव होता है सेक एक्स tan x, तो सेक एक्स tan x का जो इंटीग्रल हुआ बेटा क्या हो गया, सेक एक्स हुआ। समझ में आया? ये आपका फाइनल आंसर है। चलो और आगे बढ़े। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है बेटा वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब इसमें आपको आइडिया नहीं मिलेगा, तो आइडिया नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, गुरुजी खड़े अभी आपको आइडिया दे देंगे हाथों हाथ।
देखो बेटा क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर आप सेक स्क्वायर एक्स को ये लिखे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एंड कोसेक स्क्वायर एक्स को ये लिखे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो कैसा रहेगा? आप बोलोगे हमें क्या पता सर कैसा रहेगा क्वेश्चन तो आप कर रहे हो, आपको पता है चलो बेटा समझते हैं। साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, एंड कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में चला गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सो ये क्या हो गया बेटा, टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। आप बोलोगे सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, आपने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, टेन स्क्वायर एक्स का जो है वो इंटीग्रल क्या होगा। कोई बात नहीं, मैंने नहीं बोला। तो अब जो है मैं आपको तरीका बता देता हूं कि आपको पता है बेटा, क्या पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से अगर मैं टेन स्क्वायर एक्स निकालता हूं बेटा, चलो मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से अगर मैं टेन स्क्वायर एक्स निकालता हूं बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स -1। क्लियर है? क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स -1। तो इसकी जगह मैं सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकता हूं, क्योंकि इसका इंटीग्रल नहीं है तो क्या हुआ, इसका तो पड़ा है अपने पास सेक स्क्वायर एक्स -1 का। तो चलो, तो इस टेन स्क्वायर एक्स की जगह बेटा मैं क्या लिखता हूं, सेक स्क्वायर एक्स -1 डीएक्स। अगर आप सेपरेट करो इसको, ये बनेगा, और सेक स्क्वायर एक्स बेटा जो है उसका क्या होता है, टेन एक्स होता है, माइनस एक्स का क्या होता है, 1 का क्या होता है बेटा, एक्स होता है, और प्लस में जो है वो सी जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और यहाँ पे अपन ने किसका यूज किया, यहाँ पे अपन ने यूज किया इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, क्योंकि टेन एक्स का जो डेरिवेटिव था सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल बेटा क्या हो जाएगा, टेन एक्स। क्लियर? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर हो भी रही है तो बता देना। सो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो अच्छे से हो गया, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, 1 नंबर में आने का चांस है इसका, ये बढ़िया क्वेश्चन है। बाकी तो सारे दिख रहे थे कि हाँ भाई सॉल्व हो जाएगा, पर ये अच्छा क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स था, चेंज कर दिया, टेन स्क्वायर एक्स आया। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि अगर अब कोई क्वेश्चन करो टेन स्क्वायर एक्स मिल जाए बेटा, सो टेन स्क्वायर एक्स अगर मिलता है बेटा, तो आपको जो है पता रखना है कि मैं ये करूंगा, क्योंकि ये करने से, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करने से अपने पास सेक स्क्वायर एक्स -1 आ जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स -1 आ जाए तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का अपने पास जो है वो है इंटीग्रल, और 1 का अपने पास है ही है। तो मेरे पास आंसर आ गया 10x - 1 प्लस सी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बेटा क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रल 2 माइनस 3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, इंटीग्रल, मैं कॉस स्क्वायर एक्स को सेपरेट कर देता हूं, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं इस तरीके से लिख देता हूं यहीं पे, ताकि आपका जो है वो स्टेप बचा दूं। इसको जो है मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बेटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। यहां पे अगर आप देखो तो 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस में लेता हूं, तो ये 1 अपॉन कॉस बेटा क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस बेटा क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। ये हो गया आपके dx हो गया। अगर आप सेपरेट करो तो 2 बार आ जाएगा, यहां पे बेटा क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस यहां पे 3 बार आ जाएगा, क्या बचेगा बेटा, सेक एक्स टेन एक्स dx। अब आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का बेटा क्या होता है, टेन एक्स माइनस 3, सेक एक्स टेन एक्स का बेटा क्या होता है, अभी अभी देखा अपन ने, सेक एक्स, और प्लस में बेटा क्या आ जाएगा, सी। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया बेटा। चलो, किसका यूज किया आपने, तो आपने अपन ने यहाँ पे यूज किया बेटा सेक स्क्वायर एक्स का। सो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू बेटा क्या लिखोगे, टेन एक्स प्लस सी, और यहां पे आप लिखोगे सेक एक्स टेन एक्स जो है किसका होता है बेटा, सेक एक्स होता है, खाली सेक एक्स का जो सेक एक्स का डेरिवेटिव जो था वो सेक एक्स टेन एक्स था, तो सेक एक्स टेन एक्स का जो है वो एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा, सेक एक्स हो जाएगा, और प्लस C1 C2 लिखते हो तो मिला के सी हो जाता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। सो ये बढ़िया सा शानदार सा क्वेश्चन था बेटा, ठीक है ना।
हालांकि इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19, वो ज़्यादा अच्छा था, बट ये भी जो आप ध्यान रखोगे क्या करना है अपन को। तो मैंने सबसे पहले सेपरेट कर दिया और इसको इस तरीके से sec स्क्वायर एक्स में लिख दिया, ठीक है, और sec स्क्वायर एक्स और यहाँ पे sec x tan x हो गया, ठीक है ना। ये देखो ये 1 cos x इसको अलग ले लिया और इसको जो है वो अलग ले लिया, तो ये tan बन गया और ये मेरे पास sec बन गया। sec x tan x किसका होता है बेटा, अपने पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है बननी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूले बनने चाहिए, वो आपको कोशिश करनी है। आपको 7.1 में यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर जो है वो 21 जो है वो क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेज 21 एंड 22, चूज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन 21 एंड 22। चलो तो देखो क्या है इसके 21 के अंदर, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना मतलब इंटीग्रल निकालना बेटा। चलो सॉल्व कर देते हैं अपन तो अभी। हालांकि इसका आप डायरेक्ट ही बता सकते हो, इधर देखो यहाँ पे x की पावर बेटा 1/2 और 1/2 करोगे तो x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 आएगा। सो 1/2 + 1 मतलब x की पावर क्या आएगी बेटा 3/2 आएगी। सो x की पावर 3/2 बेटा अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे तो है नहीं 3/2, ये पड़े, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले से ही जो है वो हट गए। पर मैं आपको जो है वो सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। क्या है बेटा आपके पास है इंटीग्रल √x + 1/√x, इसके स्क्वायर वाला तो अपन ने किया था ना माइनस में। चलो बेटा इसको आप क्या लिख सकते हो, पावर 1/2, और ये जो है 1/x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको dx, और ये इंटीग्रल हो गया। ये x टू दी पावर 1/2, इसको आप ऊपर चढ़ाओगे तो बेटा क्या हो जाएगा -1/2। चलो भाई इसको जब आप करोगे x टू दी पावर n वाले फॉर्मूले से तो +1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा +1, और इसको करोगे तो -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 आएगा कि नहीं आएगा। चलो तो जब आप करोगे तो x टू दी पावर क्या आएगी बेटा 3/2, और ये नीचे 3/2 आएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा प्लस। अच्छा प्लस और माइनस का आप ध्यान रख देना, यहाँ पे -1/2 + 1 है, मतलब प्लस का हाफ बचेगा तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस हाफ है तो उल्टा करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा क्या बचेगा +1/2 + c, ये देख लो कहाँ मिल रहा है। सो x टू दी पावर 3/2, यहाँ पे 2 है बेटा, क्योंकि जो पावर आती है उसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, तो 3/2 है तो 2/3, 1/2 है तो 2 हो जाएगा, ये दिमाग में लगा देना। अच्छा यहाँ पे देख लो ये गड़बड़ है कि नहीं है। सो आंसर जो है वो क्या हो गया बेटा, सी जो है वो आपका राइट आंसर हो गया, करके भी मैंने आपको बता दिया। समझ में आया। ये भले दिखे कि सर हमारे ऑप्शन वाले सवाल नहीं आते, बेटा सीधा भी दे सकता है बट यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपका माइंड की कैपेबिलिटी को जो है वो चेक किया है कि स्टूडेंट जो है फटाफट कैसे बता सकता है। सॉल्व तो किया ही अपन ने, पर एक देख के बताना बेटा कि भाई पावर 3/2 आएगी, 2 तो वैसे ही हट गए। अच्छा पावर 3/2 है मतलब अपॉन में 3/2 आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, 2/3 यहाँ पे है और यहाँ पे इधर देखो। अच्छा यहाँ पे भी पता लगा सकते थे आप तो डायरेक्ट ही, है ना, कि भाई 2/3 3/2 पावर आएगी तो पावर नीचे 3/2 आएगा तो 2/3 हो जाएगा। ये जो है यहाँ पे ही पड़ा है 2/3, यहाँ पे तो है भी नहीं, तो ये तो वैसे ही हट गया। बस सिंपल सी बात है। तो ये तो मैंने करके बताया, बट आप जो है वो डायरेक्ट इंस्पेक्शन करके बता सकते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर जो है वो 22 बेटा, 22 जो है वो क्या कह रहा है, d/dx f(x) = 4x³ - 3/x4 such that f(2) = 0 then f(x) is। तो आपको देखो आपने एक जो है मेन चीज पढ़ी होगी कि दोनों प्रॉपर्टी, फर्स्ट जो है वो ये कह रही थी कि दोनों जो है वो क्या है इनवर्स प्रोसेस है। तो अगर आप इसका जो इंटीग्रेशन कर दो बेटा, अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर दो किसका, d/dx f(x) = 4x³ - 3/x⁴। अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर दो तो देखो क्या हो जाएगा, अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये हट जाएगा, ऑन इंटीग्रेटिंग ऐसे लिख देना, ऑन इंटीग्रेशन जो भी है 4x³ - 3/x4 और ये dx हो गया, ठीक है, ये हट गया इंटीग्रेशन करने में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या आएगा, आगे दे रहा है कि 4x³ सच दैट कि f(2) जो है वो 0 है। चलो पहले f(x) निकालो, देन f(x) जो है वो क्या हो जाएगा। तो देखो इसका इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, f(x) निकालते हैं तो 4 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x³ dx -3 बार आ गया, ये 1/x4 है तो इसको x⁴ -4 dx कर सकता हूं ना, ये हो जाएगा x⁴/4 हो जाएगा, n+1 होता है -3 हो गया, ये x⁴ -4 + 1/-4
+1 और प्लस का बेटा क्या हो गया, c हो गया। चलो 4 से 4 कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ पे -3 और यहाँ पे भी नीचे देखो -3 आ जाएगा, ये -3 हो जाएगा। सो -3 से -3 पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे x4 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया बेटा, प्लस रहा, 3 भी हट गया और x की पावर क्या है -3 और प्लस का बेटा क्या है c, ये आपके f ऑफ x की वैल्यू आई है बेटा, ठीक है। समझना आप, ये कह रहा है कि f ऑफ 2 जो है वो 0 है। इट इज गिवन दैट f ऑफ ये आया है, पर ये कह रहा है f ऑफ 2 जो है वो 0 है। f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 और f ऑफ 2 होगा क्या, तो देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर -3 प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा c की वैल्यू आएगी आपके पास। चलो 2 की पावर 4 बेटा 16 होता है, 2 की पावर -3 मतलब 1/8 होता है, प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो अब देखो एलसीएम लेके इधर लेके आ जाओ, बोली जो भी है, जो भी आपको करना है वो कर दो। ये हो गया 128 + 1, ठीक है, और प्लस 8c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 8 तो चला गया नीचे से उधर, तो ये हो जाएगा 8c इज इक्वल टू -129, c इज इक्वल टू -129/8। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जो c की वैल्यू आई बेटा, ये c की जो वैल्यू है ये उठा के यहां पे रखनी है। देन क्योंकि इसने फंक्शन पूछा f ऑफ x, तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 129/8। चलो तो ये हो जाएगा बेटा, ये जो है आप ऑप्शन में देख लो, ये आपको जो है वो कहां पे मिल रहा है, ये देखो x4 + 1/x³ माइनस 129/8 बेटा, ये इसी में मिल रहा है। c की वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी आपके पास, क्योंकि ये प्लस का 129 हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो -129/8, ठीक है। तो माइनस में जो है वो दो ऑप्शन है बेटा, एक तो ये है, एक तो ये है और एक ये है, पर इसमें जो है पावर का है तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ये जो है वो सही आंसर हो जाएगा बेटा, x4 + 1/x³ माइनस 129/8। क्या किया था बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, क्या ये क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा था, समझते इस क्वेश्चन को, बढ़िया सा क्वेश्चन था। कह रहा है कि d/dx f ऑफ x जो है वो ये, तो आप जो है f ऑफ 2 आपको इस तरीके से देखा है, f ऑफ 2 0 है, देन आप f ऑफ x निकालो। तो मैं यहाँ से f ऑफ x निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। तो जैसे ही मैं इंटीग्रेशन करूंगा ऑन इंटीग्रेशन, तो मेरे पास जो बेटा क्या हो जाएगा, यहां से ये हट जाएगा साइन, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था दोनों है इनवर्स प्रोसेस है, प्रॉपर्टी जो है फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया था। तो यहां पे मेरे पास इंटीग्रल ये बचा, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ओके। यहाँ पे एक कंडीशन जो थी बेटा वो गिवन थी कि f ऑफ 2 जो है वो 0 है, इसका मेरे को यूज करना। तो मेरे पास f ऑफ x आ गया, तो f ऑफ 2 0 करने के लिए यहाँ पे x की जगह 2 रखूंगा, तो इक्वल्स टू क्या कर 0 कर सकता हूं। तो वहां से मेरे पास c की वैल्यू आ गई, कितनी आई बेटा, तो वो आई c की जो वैल्यू आई बेटा मेरे पास वो आई -129/8 आई, क्योंकि 128 तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस 1 -129/8 आई। सो -129 जो है बेटा c की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी जो फंक्शन था, तो मेरे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया। तो मेरे हिसाब से आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं हो रही। तो ये जो था वो क्वेश्चन नंबर 22 था। चलो तो अब जो है क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज जो है वो 7.1 जो है वो क्लियर हो गई बेटा। अब अपन जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है एक्सरसाइज 7.2 के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है बेटा उसके बारे में भी अपन जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपने सबसे पहले पार्ट फर्स्ट अगर नहीं देखा है इंट्रो का, तो जरूर जाके जो है वो देख लीजिएगा, क्योंकि वो आप पढ़ोगे तभी ये सारी चीजें जो है वो समझ में आएगी। बिल्कुल बेसिक से जो है वो आपको कॉन्सेप्ट से जो है वो समझा रखा है कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है और किस तरीके से जो है वो डिफरेंशिएशन से लिंक है, सारी चीजें वहां पे आपको बताई हुई। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।